अतुल सुभाष का सुसाइड एक आखिरी चीख थी, एक सूचना कि हमारे कानून और समाज में एक बड़ी समस्या छुपी हुई है। कैसे जज, एडवोकेट्स और पुलिस के नेक्सस ने किस तरह से इस हरासमेंट को और एग्रेसिव बना दिया। क्या हमारा कानून सच में हम पुरुषों के लिए अन्यायकारक है? पुलिस एक्यूज को बिना मजिस्ट्रेट के अप्रूवल के अरेस्ट कर सकती है। ये लोग अपने फायदे के लिए कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। इस एक्ट का मिसयूज करते हुए कई बार बस पार्टनर से फाइनेंशियल गेन्स लेने के लिए फॉल्स एलिगेशन लगाई जाती हैं। जस्टिस इज ड्यू सिर्फ एक प्लेकार्ड नहीं बल्कि उन सब की आवाज थी जो चुपचाप एक अन्यायकारक सिस्टम का बोझ उठा रहे हैं। 9 दिसंबर 2024 को 34 साल के एक आईटी प्रोफेशनल अतुल सुभाष ने बैंगलोर में सुसाइड कर लिया। उसने एक 24 पेज का सुसाइड नोट और एक 80 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने अपने साथ हुए इनजस्टिस का पूरा अकाउंट दिया कि कैसे उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार ने स्पेशली सेक्शन 498A के तहत फाइनेंशियली और मेंटली टॉर्चर किया। उसने आगे बताया कि कैसे जज, एडवोकेट्स और पुलिस के नेक्सस ने किस तरह से इस हरासमेंट को और एग्रेसिव बना दिया। उसके साइड में एक प्लेकार्ड रखा हुआ था जिसपे जस्टिस इज ड्यू लिखा हुआ था। इसी जस्टिस इज ड्यू ने कितने ही हस्बैंड्स, पिता और बेटों की जानें ली हैं। सेक्शन 498A के मिसयूज पे ये सुसाइड केस कोई पहला नहीं है। इसी साल जून राजस्थान में एक पुलिस कांस्टेबल भरत चौधरी ने वाइफ के द्वारा एलिज्ड मेंटल हरासमेंट और पैसों की डिमांड के चलते सुसाइड कर लिया। 2023 केरला के बाइजू राजू ने वाइफ के इलिसिट अफेयर, पेरेंटल एलियनेशन और हैरेसमेंट बाय इन-लॉज के चलते अपनी जान ले ली। 2022 उत्तर प्रदेश में प्रवीण भाटी ने फॉल्स डॉरी हरासमेंट केस की धमकी भर के कारण ही आत्महत्या कर ली। 2019 कोटा के एक टीचर उमेश चतुर्वेदी कंटिन्यूअस हरासमेंट के बाद अपनी लाइफ खत्म कर ली। 2009 कनाडा बेस्ड इंडियन सिटीजन सैयद अहमद मखदूम की पत्नी ने उन पर डॉरी हरासमेंट के फॉल्स केसेस लगाए। उन्होंने एक वीडियो मैसेज छोड़कर अपनी लाइफ खत्म कर ली। उनकी कहानी डॉक्यूमेंट्री मैटर ऑफ मैरिज एंड 498A द वेडिंग गिफ्ट फिल्म में दिखाई गई है। और ये तो कुछ केसेस हैं, अदरवाइज इन नामों की लिस्ट काफी लंबी है। एनसीआरबी सुसाइड रिपोर्ट 2022 कहती है कि सुसाइड रेट में मैरिड मैन में 1.73 टाइम्स ज्यादा है कंपेयर्ड विद मैरिड वुमेन, और इसका मेन रीजन है फैमिली प्रॉब्लम। और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है, क्या हमारा कानून सच में हम पुरुषों के लिए अन्यायकारक है? यह सवाल बार बार उठता है और अतुल सुभाष केस ने इस सवाल को एक बार फिर गहराई से समझने की जरूरत दी है। यह जुडिशियल सिस्टम वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था, लेकिन कई बार यह देखा गया है कि इस कानून का मिसयूज करके आदमी और उनके परिवार को अननेसेसरी ट्रबल किया जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 498A को आसान भाषा में समझेंगे कि क्यों इसकी जरूरत है, कैसे इसका मिसयूज किया जा रहा है, कौन कौन से कानून है इससे रिलेटेड जो इस हरासमेंट को और एग्रेसिव बना देते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हमारे लॉ मेकर्स की क्या सोच है, दूसरे देशों स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में डाइवोर्स को लेकर कैसे नियम कानून है, और अंत में वो कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को वन साइडेड ना करके मेरिट और एविडेंस के बेस पे सही मायने में न्याय करे। हमारे देश में शादी सिर्फ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध नहीं बल्कि पवित्र बंधन माना जाता है जो धर्म, संस्कृति और कानून के आधार पर टिका होता है। ये एक सामाजिक और कानूनी समझौता है जो दो व्यक्तियों को न सिर्फ एक संबंध में बांधता है बल्कि दोनों परिवारों के जीवन का हिस्सा बनता है। शादी की पहचान कानून में हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 स्पेशली इंटरफेथ शादियों के लिए से रिकॉग्नाइज्ड और रेगुलेट की जाती है। इन्हीं कानूनों के अंतर्गत डाइवोर्स के प्रावधान भी हैं। डाइवोर्स कैन बी ग्रांटेड ऑन सेवरल ग्राउंड्स जैसे एडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिजर्शन, कन्वर्शन, मेंटल डिसऑर्डर, वेनेरल डिजीज एंड इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। इसमें जो लास्ट ग्राउंड है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इसे आप ध्यान में रखना। आगे वीडियो में हम इसके पोटेंशियल को समझेंगे। डाइवोर्स के प्रोसेस को हस्बैंड वाइफ या तो म्यूचुअल कंसेंट से या फिर कोई भी एक पार्टी पिटीशन द्वारा इनिशिएट कर सकता है। इस प्रोसेस में एलिमनी, मेंटेनेंस इश्यूज, अगर कपल के बच्चे हैं तो उनकी कस्टडी, प्रॉपर्टी राइट्स और ड्यूरेशन ऑफ डाइवोर्स जैसे मुद्दों को रिजॉल्व किया जाता है। हमारे देश में शादीशुदा महिलाएं और उनके परिवारों को स्पेशली दहेज की वजह से काफी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं
और पुरुषों की तुलना में महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस की भी शिकार रही हैं। इसलिए 1983 में सेक्शन 498A को इंट्रोड्यूस किया गया। यह शादीशुदा महिलाओं को उनके हस्बैंड या इन लॉज से दहेज रिलेटेड हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी क्रूरता यानी क्रुएल्टी से प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया। क्रुएल्टी की कानूनी डेफिनेशन है कि कैसा भी विलफुल कंडक्ट जो महिला को सुसाइड करने के लिए या ग्रेव इंजरी या डेंजर टू लाइफ, लिम और हेल्थ सिचुएशन बनाए, या फिर किसी भी तरह का हरासमेंट जिसमें महिला को अनलॉफुल डिमांड जैसे प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल आइटम्स को पूरा करने का दबाव बनाया जाए। 498A ना सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है बल्कि उन्हें एम्पावर भी करता है। इसके अंदर आने वाले ऑफेंसेस कॉग्निजिबल मतलब पुलिस एक्यूज को बिना मजिस्ट्रेट के अप्रूवल के अरेस्ट कर सकती है। नॉन बेलेबल जैसे नाम से ही क्लियर है कि बेल मिलना इतना आसान नहीं है। और नॉन कंपाउंडेबल मतलब कि केस को विड्रॉ या फिर कोर्ट के बाहर सेटल नहीं कर सकते। 498 को मेजॉरिटी केसेस में हस्बैंड और इन लॉज के अगेंस्ट एज अ वेपन यूज किया जाता है और यहीं से इस कानून के मिसयूज होने की शुरुआत होती है। जो लोग ये कानून का मिसयूज करते हैं उनमें ज्यादातर वो होती हैं जो किसी ना किसी वजह से अपने पार्टनर के साथ डिस्प्यूट में हैं, बी इट अ पर्सनल ग्रज, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन या सिर्फ रिवेंज लेने की चाह। ये लोग अपने फायदे के लिए कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। 498A के फॉल्स केस के चक्कर में पति और उसका परिवार फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल ट्रॉमा का सामना करता है। पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट करती है, जो बुजुर्ग माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए ट्रॉमेटिक होता है। समाज उन्हें बिना सच्चाई जाने जज करता है, उन्हें दहेज का लालची या जालिम परिवार कह के अलग कर देता है। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है, लीगल फीस और कोर्ट ट्रिप से सेविंग खत्म होती है और जॉब लॉस का खतरा भी बना रहता है। इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी कॉमन है। फॉल्स केसेस में मां और बहन भी एक्यूज की जाती हैं, जो उनके लिए डैमेजिंग होता है। लीगल बैटल्स लंबे चलते हैं जिसमें टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है और कन्विक्शन रेट कम होने के बावजूद भी प्रेशर बना रहता है। अगर बच्चे इन्वॉल्व हो तो चाइल्ड कस्टडी की एक लड़ाई और बर्डन बन जाती है। फॉल्स एलिगेशन से रेपुटेशन डैमेज होता है और कंप्लेनेंट फाइनेंशियल सेटलमेंट के लिए ब्लैकमेल करती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि झूठे केस पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज नहीं है जो मिसयूज को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इस एक्ट का मिसयूज करते हुए कई बार बस पार्टनर से फाइनेंशियल गेन्स लेने के लिए फॉल्स एलिगेशन लगाई जाती हैं। सेक्शन 125 ये लॉ फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बना है, लेकिन इसका मिसयूज तब होता है जब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट वुमेन भी इस लॉ के तहत अपने पार्टनर को फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती हैं। सेक्शन 498A आईपीसी के तहत 2020 में 1 लाख से भी ज्यादा केस रजिस्टर किए गए। इनमें से 14.4% केस में पुलिस ने मेरिट नहीं पाया, मतलब फॉल्स, गलत कानूनी तथ्य या सिविल डिस्प्यूट के रूप में बंद कर दिया। 18,967 केसेस का ट्रायल हुआ, जिसमें से 14,340 केसेस में रिहाई हुई और केवल 3,425 केसेस में सजा हुई। इसका मतलब है कि कन्विक्शन रेट सिर्फ 18% था, जो दर्शाता है कि इन मामलों में सजा की दर काफी कम है। 2020 के अंत तक 6,51,404 केसेस का ट्रायल पेंडिंग है विद अ पेंडिंग परसेंटेज ऑफ 96.2%। इस टेबल में आप ये डेटा देख सकते हैं। ये डेटा दर्शाता है कि सेक्शन 498 के तहत काफी संख्या में केसेस रजिस्टर तो होते हैं, लेकिन उनमें से कई या तो झूठे पाए जाते हैं या फिर उनमें सजा ही नहीं हो पाती। यहां तक कि अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी 498A के मिसयूज पे अपनी चिंता व्यक्त की है। इससे ये प्रश्न उठता है कि क्या यह कानून अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है या नहीं, और क्या इसमें सुधार की आवश्यकताएं हैं। एफआईआर और अरेस्ट से पहले प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन अनिवार्य हो। अरनेश कुमार जजमेंट 2014 की गाइडलाइंस का सख्त इंप्लीमेंटेशन हो। इससे झूठी शिकायतों और अननेसेसरी अरेस्ट को रोका जा सकेगा और सभी पार्टीज के लिए न्याय और फेयरनेस सुनिश्चित होगी। झूठी शिकायतों के लिए फाइनेंशियल और लीगल पेनल्टीज लगाई जाएं और झूठा इल्जाम लगाने वालों से कॉम्पनसेशन का प्रावधान हो, ताकि कानून का दुरुपयोग पर लगाम लगे और जेन्युइन केसेस को ही बढ़ावा मिले। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएं, जिसमें केसेस का समाधान टाइम बाउंड प्रोसेस के जरिए हो, ताकि शिकायतकर्ता और एक्यूज दोनों के लिए स्ट्रेस कम होगा और न्याय टाइमली मिलेगा। कपल्स के लिए प्री लिटिगेशन मीडिएशन और काउंसलिंग मैंडेटरी हो। इससे रिलेशनशिप प्रिजर्व किया जा सकेगा और कोर्ट्स का बर्डन कम होगा। इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर करने के लिए इंडिपेंडेंट कमेटीज बनाएं और कमेटीज में न्यूट्रल लोग हों, जैसे रिटायर्ड जजेस
और सोशल वर्कर्स, ताकि इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आए और इनोसेंट पार्टीज को हरासमेंट से बचाया जा सके। क्रुएल्टी को क्लियरली डिफाइन किया जाए और माइनर डिस्प्यूट्स एंड रूटीन डिसएग्रीमेंट को इसमें शामिल ना किया जाए। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएं जो लोगों को सेक्शन 498A के उद्देश्य के बारे में समझाएं और मिसयूज के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जागरूक करें। पुलिस और एडवोकेट्स का शिकायतकर्ता के साथ कोल्यूजन कई बार इनोसेंट पार्टीज के लिए हरासमेंट बढ़ाता है, तो ऐसे कोल्यूजन के मामले पे पुलिस और एडवोकेट को पेनलाइज करें। इससे करप्शन कम होगा और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जिसका हमने पहले जिक्र किया था, इसे डाइवोर्स का वैलिड ग्राउंड बनाए। कपल्स को एमिकेबली डाइवोर्स करने का ऑप्शन दें। वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसे कई सुधार किए गए हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम में डोमेस्टिक वायलेंस लॉज जेंडर न्यूट्रल हैं और सभी विक्टिम्स को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में कानूनी डिस्प्यूट्स फाइल करने से पहले मैंडेटरी काउंसलिंग और मीडिएशन जरूरी है। कनाडा में तो झूठी शिकायतों के लिए फाइन्स और जेल का प्रावधान है जो मिसयूज को रोकती है। अतुल सुभाष के सुसाइड ने एक बड़ी समस्या को उभारा है। आइए मिलकर आवाज उठाएं ताकि सेक्शन 498A का मिसयूज रोका जा सके और असली विक्टिम्स को न्याय मिल सके। जस्टिस इज ड्यू सिर्फ एक प्लेकार्ड नहीं, बल्कि उन सब की आवाज थी जो चुपचाप एक अन्यायकारक सिस्टम का बोझ उठा रहे हैं, और ये हर एक इंसान के लिए इंसाफ की मांग करती है। अतुल सुभाष का सुसाइड एक आखिरी चीख थी, एक सूचना कि हमारे कानून और समाज में एक बड़ी समस्या छुपी हुई है। क्या हम एक ऐसे सिस्टम की रचना नहीं कर सकते जो न्याय को सिर्फ जेंडर के आधार पर ना तोले? ये लड़ाई मैन वर्सेस वुमेन या हस्बैंड वर्सेस वाइफ की ना होके एक ऐसे सिस्टम के लिए हो जो न्याय को मेरिट और एविडेंस के आधार पर डिलीवर करे। अतुल का प्लेकार्ड आज भी एक सवाल बनकर खड़ा है। क्या आप और मैं इंसाफ की आवाज बनेंगे? क्या हम मिलकर एक ऐसे देश की कल्पना करेंगे जहां कानून का मिसयूज ना हो और हर एक व्यक्ति को न्याय मिले? यह समय है एक्शन लेने का, रिफॉर्म की मांग करने का और एक समाज बनाने का जो इंसानियत और न्याय के मूल्यों को समझता हो। आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।